ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि श्रृंखला उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा। ये श्रृंखला B.Ed विशेष शिक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ये श्रृंखला B.Ed सामान्य शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। इस श्रृंखला में अब प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रम शिक्षा की नई दिशा। कार्यक्रम के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर S.K. त्यागी। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन, आलेख रूपांतरण और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम शिक्षा की नई दिशा। उभरते हुए सूचना तकनीकी क्रांति के इस युग में ज्ञान का आधार प्रति 3 महीने में दोगुना हो जाता है। मानव इतिहास में अब वह पल आ गया है जब शिक्षा को एक नई दिशा देने की जरूरत है, ताकि भावी पीढ़ी नई सहस्त्राब्दी में उत्पन्न तनावों का सामना कर उनको पराभूत कर सके। ये तनाव सार्वभौमिक और स्थानीय के बीच है, समाज तथा व्यक्ति के बीच है और पारंपरिक तथा आधुनिकता के बीच है। ज्ञान के विस्फोट और उसे आत्मसात करने की मानव क्षमता और साथ ही साथ भौतिकता की वृद्धि ने समाज का ध्यान आध्यात्मिक विकास की ओर आकर्षित किया है। इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आप शिक्षा को नई दिशा देने के औचित्य को समझ सकेंगे और ये जान सकेंगे कि शिक्षा को नई दिशा देने की क्यों जरूरत है। बदलते परिदृश्य में शिक्षा के लक्ष्यों में परिवर्तन कैसे आते हैं, इसे आप साफ तौर पर देख सकेंगे। शिक्षा के विविध अवयवों में आने वाले परिवर्तनों की दिशा और प्रकृति को भली भांति जान सकेंगे। 21वीं सदी में शिक्षा के उभरते हुए आयामों को पहचान सकेंगे। सीखने की गत्यात्मकता को विज्ञान और कला दोनों ही रूपों में समझ सकेंगे। सीखने को अर्थपूर्ण तथा समग्र रूप से जीने के साधन के रूप में स्वीकार और ग्रहण करेंगे। एक नई विश्व व्यवस्था के संदर्भ में अध्यापक की उभरती हुई भूमिका के महत्व को समझ सकेंगे। एक ऐसे मनोभाव का विकास कर सकेंगे जिससे 21वीं शताब्दी में आवश्यक कौशलों और मूल्यों के साथ स्वयं भी जी सके और दूसरों को भी जीने का अवसर दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इतिहास में ऐसे पल भी आते हैं जब पुरातन प्रक्रिया को नई दिशा देने की आवश्यकता होती है, और वह पल आज आ गया है। इसमें आगे कहा गया है कि उच्च शिक्षा लोगों को उन महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है, जिसका सामना मानवता को करना पड़ता है। ये राष्ट्रीय विकास में सहयोग देता है और ये भी बतलाता है कि उच्च शिक्षा को आज अधिक गतिशील होना पड़ेगा, जितना पहले कभी नहीं था। ज्ञान का विस्फोट और प्रौद्योगिकी में क्रांति समस्त विश्व को आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित करती है तथा दोनों ने मानविक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र को नाटकीय ढंग से प्रभावित किया, फिर चाहे वे क्षेत्र परिधान के रूपांकन से, रसोई के पात्रों से, भवन के नमूनों से, यातायात के साधनों से, संचार पद्धति से, जीवन शैली से, भोजन की आदतों से, रेस्तरां के भोजन नुस्खों से, स्वास्थ्य की देखभाल से, व्यवसाय के चयन से, मूल्य पद्धति से या फिर
चिंतन प्रक्रिया से संबंधित हों। प्रत्येक क्षेत्र में आज परिवर्तन हो रहा है। केवल यही नहीं, बल्कि ये परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कई विकल्प या पर्याय उपलब्ध हैं। हमारे देश में शिक्षा इन परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने और उसके अनुसार शिक्षा पद्धति को समायोजित करने में अपेक्षाकृत धीमी रही है। आज भी हमारा ध्यान पारंपरिक गुरु शिष्य तथा अनुशासन प्रक्रिया के प्रतिबिंबों पर ही केंद्रित है, यद्यपि यहाँ वहाँ अपवाद दिखाई देते हैं। शिक्षा चूंकि मानवता को सुगठित करने का एक सर्वाधिक शक्तिशाली बल है, अतः समय की परिवर्तित मांगों के अनुकूल हमें शिक्षा को सर्वाधिक अनुनादी और गतिशील बल में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। आज के उभरते हुए समाज में शिक्षा के लक्षणों का अध्ययन करने से पहले आइए हम पिछले वर्षों में शिक्षा की संकल्पना में हुए परिवर्तनों का एक जायजा लें। दोस्तों, आदिम समाज या शिकार प्रधान समाज की मुख्य विशेषताएं ये थीं। ये अनियमित और खानाबदोश था। लोगों की बुद्धि सहज होती थी। ये हमेशा चेष्टारत रहते थे। इस समाज की प्राथमिक आवश्यकताएं भोजन, आवास, सुरक्षा आदि थी। इस समाज के लोगों में सीखने की प्रकृति तात्कालिक, आकस्मिक, अनियमित, असंगठित और व्यक्तिगत थी। आदिम समाज में सीखने की गति बहुत धीमी हुआ करती थी। दोस्तों, आदिम समाज या शिकार प्रधान समाज के बाद आया कृषि प्रधान समाज। कृषि प्रधान समाज स्थिर था। लोग जिज्ञासु, प्राकृतिक, सहजीवी और स्वतंत्र थे। इस समाज का जीवन आसान था और इनमें समाजवादी व्यवस्था थी। कृषि प्रधान समाज की आवश्यकताएं भौतिक और सामाजिक थीं। तकनीक सुविचारित और सीमित थी। इस समाज में सीखने की प्रकृति निरीक्षण और प्रायोगिक संबंधी निरीक्षण पर आधारित थी। सामाजिक ढांचा सहकारी था। कृषि प्रधान समाज में सीखने की गति धीमी थी। दोस्तों, आदिम समाज या शिकार प्रधान समाज के बाद आया औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज की विशेषताएं थी यांत्रिक, प्रतियोगी, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। ये जन आधारित साम्राज्यवादी समाज था। इस समाज की आवश्यकताएं संगठनात्मक, व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक और सदैव विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय होती थी। औद्योगिक समाज में सीखने की प्रकृति प्रायोगिक, अनुकृत, प्रतियोगी, व्यावसायिक, पारस्परिक और समूह आधारित थी। औद्योगिक समाज में सीखने की गति तीव्र थी। दोस्तों, औद्योगिक समाज के बाद आया उत्तर औद्योगिक समाज। इस समाज की विशेषता ये है कि ये ज्ञान आधारित है, व्यक्तिपरक है और इसमें परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। इस समाज की आवश्यकताएं सार्वभौमिक, स्थानीय और व्यक्तिगत सभी प्रकार की हैं। उत्तर औद्योगिक समाज में शिक्षा या सीखने की प्रकृति अत्यंत शिक्षाप्रद, चिंतनशील, विचारशील और व्यक्तिनिष्ठ है। शिक्षा लचीली, उदार और अकादमिक होती है। उत्तर औद्योगिक समाज में सीखने की गति अत्यंत तीव्र है। साथियों, अभी हमने देखा कि समाज के विकास क्रम में बदलती आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में सीखने या शिक्षा की प्रकृति में कैसे बदलाव आता चला गया। शिक्षा की संकल्पना अत्यंत जटिल होने के कारण इसके किसी एक समान परिभाषा तक पहुंचना अति कठिन है। जब लोग बदलते हैं तो उनके दृष्टिकोण भी बदल जाते हैं और उनके इन बदलते दृष्टिकोणों के साथ ही शिक्षा के अर्थ में भी नवीनता का समावेश होता चला जाता है। यही कारण है कि पाश्चात्य तथा पूर्व के चिंतकों ने शिक्षा को अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। शिक्षा की बदलती संकल्पनाओं की चर्चा से पहले आइए हम शिक्षा के आवश्यक अवयवों को समझने की चेष्टा करें।
ये अवयव हैं कुछ ध्येय, उद्देश्य तथा लक्ष्य। अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय, पाठ्यचर्या, शिक्षण तथा पाठ्यचर्या का विनिमय। मूल्यांकन या परीक्षा। इन सभी अवयवों को अलग अलग लेकर यदि हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य के बीच तुलनात्मक विश्लेषण करें तो ये आशा की जा सकती है कि हमें सर्वत्र ही परिवर्तन के बीज दृष्टिगोचर होंगे, कभी सूक्ष्म और कभी स्थूल रूप में। आइए इसे और अधिक समझने की कोशिश करें। शिक्षा का एक अवयव है उद्देश्य यानी लक्ष्य। शिक्षा का लक्ष्य या उद्देश्य भूतकाल में भगवत प्राप्ति, आत्म अनुभूति, मुक्ति पाना आदि था। वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य लाभकारी रोजगार पाना है और भविष्य में शिक्षा का उद्देश्य आत्म विकास करने और आवश्यकताओं की पूर्ति होगा। शिक्षा के दूसरे प्रमुख अवयव अध्यापक की बात करें तो अध्यापक भूतकाल में भगवान सदृश, आधिकारिक, बुद्धिमत्तापूर्ण और चरित्रवान व्यक्ति हुआ करता था। वर्तमान में अध्यापक दूसरों जैसा ही लचीला, मुक्त और आयु में अभी भी अधिक होता है। भविष्य के अध्यापक छोटी उम्र के भी होंगे या कोई भी व्यक्ति जिसके पास सूचना हो। शिक्षा का तीसरा अवयव विद्यार्थी है। भूतकाल में विद्यार्थी अनुशासित, आज्ञाकारी, स्वामी भक्त और एक आयु विशिष्ट का हुआ करता था। वर्तमान का विद्यार्थी मुक्त है, कम औपचारिक नियम हैं। भविष्य में विद्यार्थी किसी भी आयु समूह का होगा और बहुत कम औपचारिक नियम होंगे। शिक्षा का चौथा अवयव विद्यालय है। भूतकाल में गुरुकुल हुआ करते थे जो विशिष्ट और आबादी से अलग स्थित होते थे। वर्तमान में विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय है जो अधिकतर आबादी के पास है। भविष्य में विद्यालय घर पर, साइबर कैफे में, मोबाइल पर कहीं भी हो सकता है। शिक्षा का पांचवा अवयव है पठन पाठन सामग्री। भूतकाल में कोई भी पाठ्य सामग्री नहीं थी, फिर हाथ से लिखी आई, उसके पश्चात मुद्रित होने लगी। वर्तमान में डेस्कटॉप मुद्रण का जमाना है। भविष्य में ई पुस्तक या अप्रत्यक्ष पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई होगी। शिक्षा का छठा अवयव है शिक्षण पद्धति। भूतकाल में शिक्षण पद्धति अनौपचारिक, आवासीय, जीवन से संबंधित और अध्यापक केंद्रित होती थी। वर्तमान शिक्षण पद्धति बाल केंद्रित और अनौपचारिक है। भविष्यकाल की शिक्षण पद्धति विद्यार्थी द्वारा संचालित होगी। शिक्षा का सातवां अवयव है मूल्यांकन। भूतकाल में मूल्यांकन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता था। ये वार्षिक या अंतिम होता था। वर्तमान में मूल्यांकन पद्धति सतत मूल्यांकन, सहपाठी समूह और बाह्य आदि हैं। भविष्य में स्वमूल्यांकन होगा जो कि विद्यार्थी द्वारा ही संचालित होगा। यदि आप शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य को देखें तो आपको सर्वत्र व्यापक रूप से परिवर्तन दिखाई देगा। भूत से आज में एक निदर्शनात्मक विचलन हो गया है। शिक्षा का ध्येय भगवत प्राप्ति तथा मुक्ति से लाभकारी रोजगार की ओर चला गया है। अब अध्यापक भी ब्रह्म स्वरूप या भगवान के समकक्ष नहीं रहे हैं। न तो उनमें वह दिव्य चरित्र ही है और न ही वे उतने दृढ़ संकल्प युक्त हैं। विद्यार्थी भी अब अध्यापकों के प्रति विनम्र और आज्ञाकारी नहीं रहे हैं। वे अपनी इच्छानुसार चलने के ज्यादा आदी हो गए हैं, न कि अध्यापक के निर्देश अनुसार। वे सीखने की अपेक्षा जीविकोपार्जन में अधिक रुचि लेने लगे हैं। विद्यालय भी पहले की भांति शिक्षा के मंदिर नहीं रहे हैं। यद्यपि विगत वर्षों में पाठ्यचर्या की प्रकृति लगभग स्थिर रही है, तथापि विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों का समावेश हुआ है तथा भविष्य में पाठ्यचर्या का रूप पूर्णतः परिवर्तित तथा विविधता लिए हुए होगा। यह अधिकाधिक आवश्यकता पर आधारित, प्रासंगिक तथा लचीला होता जाएगा।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तुत पाठ्यचर्या की रूपरेखा के शीर्षक इस दिशा में महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कदम हैं। अध्यापन का कार्य भी भूतकाल से पूर्णतः भिन्न होगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आविर्भाव से जो टीवी, संगणक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, वेबसाइट, कंट्री वाइड क्लासरूम, शैक्षिक उपग्रह, दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा आदि का उदय हुआ है, उनके कारण शिक्षा एक क्रांति की दहलीज पर खड़ी है। सीखना आगे से केवल एक बार का काम नहीं होगा। इसे जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया के रूप में माना जाने लगा है। सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं है। सभी के लिए शिक्षा, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जो प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, वे इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं। मूल्यांकन या परीक्षा अंतिम या वार्षिक होने के स्थान पर सतत और व्यापक स्वमूल्यांकन तथा साथी द्वारा मूल्यांकन की ओर जा रहा है। ये विधियां किसी वाह एजेंसी जैसे अध्यापक या परीक्षा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के स्थान पर अपनाई जा रही हैं। सीखने की भांति ही मूल्यांकन भी व्यक्तिगत तथा परीक्षार्थी द्वारा आदेशित हो जाएगा। शिक्षा निश्चय ही अपने अवयवों के योग से भी कुछ अधिक है। यह समग्र या सर्वांगीण होने के कारण संपूर्ण है, और संपूर्ण हमेशा अपने भागों के मुकाबले बड़ा होता है। परंतु इससे शिक्षा के प्रति हमारी समझ में कोई बड़ा अंतर नहीं आता। अवयवों या आवश्यक अंगों में कोई भी परिवर्तन निश्चय ही शिक्षा में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था होने के कारण समाज में होने वाले परिवर्तनों या लोगों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव से शिक्षा कदापि अछूती नहीं रह सकती। संसार में परिवर्तन अवश्यंभावी है, अतः सभी चीजें परिवर्तनशील हैं। कुछ बहुत धीरे बदलते हैं, जैसे पहाड़ के उतार चढ़ाव, कुछ कम धीरे जैसे हमारा शरीर, जबकि कुछ में परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, जैसे किसी मकान में लगी हुई आग। ठीक यही हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ भी घटित हुआ है। कुछ चीजें अप्रत्याशित रूप से तेजी से बदली हैं, जैसे संप्रेषण की पद्धति, जबकि कुछ अन्य चीजों में परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है, जैसे हमारी आदतें और मनोदशा। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो और भी धीमे बदलती हैं, जैसे कुछ प्रशासक या अध्यापक जिनके विचार पूर्व निर्धारित और दृढ़ होते हैं। क्या आप अब इस बात से सहमत नहीं होंगे? क्योंकि येन केन प्रकारेण परिवर्तन तो होना ही है, तो बुद्धिमता इसी में है कि इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए, न कि आनाकानी से। यदि परिवर्तन को सहर्ष स्वीकारा जाए तो शिक्षा समाज को सार्थक दिशा प्रदान कर सकती है। परिवर्तन एक दुधारी तलवार के जैसी है जो दोनों किनारों पर काटती है। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि परिवर्तन हमेशा भले के लिए ही हो। यह कभी कभी अर्थहीन भी हो जाता है, साथ ही हानिकारक और विपत्तिजनक भी। किसी को क्यों बदलना चाहिए? क्या परिवर्तन आवश्यक है? क्या सभी परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होते हैं? क्या संगणक द्वारा नैतिकता पढ़ाना संभव है? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो तेजी से बदल रहे हैं? शिक्षा में ऐसे कौन से प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जिनमें तुरंत बदलाव आना चाहिए? शिक्षा के वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें बदलाव देर से भी आ सकता है, और कब तक? क्या अधिक आयु वाले अध्यापक कम उम्र के अध्यापकों की तरह वास्तव में बदल सकते हैं? कौन परिवर्तन के प्रतिमान होने चाहिए, नौजवान या वृद्ध? प्रौद्योगिकी या कक्षा में शिक्षण विधि को बदलना एक अध्यापक को बदलने से ज्यादा आसान है। क्यों? परिवर्तन के अच्छे और बुरे पहलुओं की पहचान में निर्णय कैसे किया जाए? एक विद्यार्थी या अध्यापक के लिए परिवर्तन की गति क्या हो? प्रशासक परिवर्तित क्यों नहीं होते हैं, या अपने पहुंच या दृष्टिकोण में परिवर्तन क्यों नहीं लाते? क्या दूसरों पर परिवर्तन को लादना चाहिए?
परिवर्तन को प्राकृतिक रूप से कैसे अपनाया जाए? राजनीतिज्ञ अध्यापक की तुलना में जल्दी परिवर्तित क्यों हो जाते हैं? आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उभरती हुई संकल्पनाएं पाएंगे, जैसे संगणक द्वारा सहायक शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन सीखना, व्यक्तिगत शिक्षण, समाज का अविद्यालयीकरण, शिक्षा मानव अधिकार, मूल शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, देशव्यापी कक्षा कक्ष, परोक्ष कक्षा कक्ष, ज्ञान दर्शन, पर्यावरणीय शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, विशेष शिक्षा, किशोर शिक्षा, एड्स शिक्षा, परिवार जीवन शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, मुक्त शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, ज्ञानवाणी, शिक्षा उपग्रह। ई ज्ञान कोश। जब इन सभी उभरती हुई संकल्पनाओं को शिक्षा के क्षेत्र में समाविष्ट कर विश्लेषित किया जाता है तो हम पाते हैं कि शिक्षा काल विशेष की आवश्यकताओं के प्रति सजग प्रतीत होता है। जीवन के लिए पारस पत्थर साबित होने वाली समान शिक्षा को परिवर्तन के प्रति गतिमान और कंपायमान होना पड़ता है। भविष्य के लिए तैयारी करनी पड़ती है और साथ ही भूत की अच्छाइयों को भी नहीं छोड़ा जा सकता। शिक्षा के माध्यम से लाखों लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ता है। इसे समाज में युगों से प्रचलित सामाजिक जड़त्व को, जो अनेक रूपों जैसे अंधविश्वास, रूढ़ियों और अनेक अवैज्ञानिक विश्वासों तथा प्रथाओं में देखा जा सकता है, उसे तोड़ने का महत् कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार शिक्षा द्वारा मनुष्यों के मन को ऐसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है ताकि अचानक और हिंसात्मक परिवर्तनों के समक्ष भी वे स्थिर और धीर रहकर उनका सामना कर सके। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा सामना कदाचित ऐसी ऐसी चीजों से होगा जिसकी हमने कल्पना भी न की हो। संचार और संप्रेषण प्रौद्योगिकी में आश्चर्यजनक सफलताओं के बाद ये अब काफी स्पष्ट हो गया है कि हम एक छोटे होते हुए विश्व में जी रहे हैं तथा धीरे धीरे एक विश्व समाज की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो युग बहुत ही नजदीक है जब समस्त विश्व एक परिवार का रूप ले लेगा, जहां एक और नई शताब्दी सभी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा, वाणिज्य, संचार, आधारभूत सुविधाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कानून, कृषि, रक्षा आदि में नई नई संभावनाओं का द्वार खोल रही है, वहीं यह उतनी ही गंभीर चुनौतियों को भी पेश कर रही है। चिकित्सा विज्ञान में अभूतपूर्व उपलब्धियों के पश्चात अर्थात रोगों पर नियंत्रण वैज्ञानिक गंभीरता से कृत्रिम मानव बनाने में लगे हैं। यही नहीं, उन्होंने अवश्यम भावी मृत्यु को चकमा देने की चुनौती को भी स्वीकार किया है। इस संदर्भ में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इनके नैतिक आयाम क्या होंगे। इस प्रकार के खोजों की वांछनीयता या अवांछनीयता का निर्णय कौन करेगा और कैसे? आइए हमारी अपनी सुविधा के लिए 21वीं सदी की कुछ प्रमुख विशेषताओं को पहचानें। ये हैं सार्वभौमीकरण, व्यक्तिकरण, पारस्परिक निर्भरता, तीव्रतर संचार, सांस्कृतिक परिवर्तन या द्वंद्व, पर्यावरणीय या पारिस्थितिक उद्विग्नता, परिवर्तनीय मूल्य और प्राथमिकताएं, ई वाणिज्य, ई गवर्नेंस, व्यापक ग्राह्यता और नवीन ज्ञान, संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति। नई शताब्दी में जहां कई संभावनाएं हैं, वहीं पर कई तरह की चुनौतियां भी हैं। आइए देखें कि कौन कौन सी संभावनाएं हैं। ये हैं संकुचित होती हुई भौगोलिक सीमाएं, अधिकतर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीव्रतर संप्रेषण, सांस्कृतिक आत्मसातकरण, उपलब्धता, नई दवाइयों का आगमन, स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं, बदलती मूल्य पद्धतियां, मानव अधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता, बढ़ता हुआ भौतिकवाद, बढ़ती हुई सार्वभौमिकता और असीमित लचीलापन। आइए देखते हैं कि नई शताब्दी की चुनौतियां कौन सी हैं। ये हैं
बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय तनाव या द्वंद्व, राष्ट्रों के बीच अधिकतर पारस्परिक निर्भरता, मंदतर समझ, पहचान का लोप, प्राचीन प्रथाओं की उपेक्षा, स्वास्थ्य के नियम, रूढ़िवादी मूल्य पद्धतियां, लोगों के दमन में शक्ति का दुरुपयोग, लोप होती आध्यात्मिकता, व्यक्तिगत और स्थानीय की उपेक्षा और परिदृश्यों की कमी। नई शताब्दी के बारे में अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए आप और भी अनेक संभावनाओं तथा तत्संबंधी चुनौतियों की सूची बना सकते हैं। कृपया अपनी समझ के अनुसार निकट भविष्य में होने की आशंका वाले 5 नवीन तथ्यों को पहचानिए तथा उनका मुकाबला करने में आने वाली कठिनाइयों या चुनौतियों की कल्पना कीजिए। चूंकि नई शताब्दी केवल चौड़े वायदे लेकर ही नहीं बल्कि प्रत्येक कदम पर बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी लेकर सामने उपस्थित है, अतः आज समय की आवश्यकता है कि इन चुनौतियों का सामना करने की तैयारी की जाए। शिक्षा ही समाज में परिवर्तन लाने की सबसे शक्तिशाली ताकत है। यही कारण है कि समाज को अध्यापकों से अनेक अपेक्षाएं हैं। दूरदर्शी व्यक्तित्व आज भी नई पीढ़ी को शारीरिक दृष्टि से चुस्त तथा मानसिक दृष्टि से नई शताब्दी की मांगों को आसानी और योग्यता पूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षा पर ही उम्मीद लगाए हुए है। आइए देखें कि कौन कौन से क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं और उन क्षेत्रों में किस प्रकार के निवेश की आवश्यकता है ताकि समाज में होने वाले परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। कई क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं, जैसे सार्वभौमिक चिंताएं, व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी या व्यावसायिक और पर्यावरणीय क्षेत्र आदि। सार्वभौमिक चिंताओं के क्षेत्र में सभी के लिए शिक्षा, मानव अधिकार, अवसरों की समानता, सार्वभौमिक प्रवेश, धारण तथा निर्गम, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, कार्यात्मक साक्षरता, मुक्त शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, परोक्ष संस्थाएं आदि में निवेश आवश्यक है। व्यक्तिगत क्षेत्र में चयन की स्वतंत्रता, अपनी गति से स्वाध्याय, समय, शैली, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिपरक शिक्षा और अनुभवजन्य शिक्षा में निवेश करना होगा। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में मुक्त लोच, सांस्कृतिक आत्मसातकरण, सहभागिता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, जातिगत या सांस्कृतिक पहचान, प्रासंगिकता, पारस्परिकता, सामुदायिक सद्भाव आदि में निवेश करना होगा। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादकता या वृद्धि, विकास, दीर्घकालीन संपोषण, लाभकारी रोजगार, मुक्त बाजार, ई वाणिज्य, स्पर्धा, सहकारी, स्वपोषी, कमी, भूख की समाप्ति, बीमारी, मृत्यु, गरीबी, कुपोषण, निजीकरण, बहुराष्ट्रीयवाद, उपभोक्ताकरण आदि पर निवेश करना होगा। राजनीति के क्षेत्र में विश्व नागरिकता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और एकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून, विधि निर्माण, न्यायपालिका संबंधी आदि पर निवेश करना पड़ेगा। तकनीकी व्यवसायिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, संगणक, इंटरनेट, वेबसाइट, पारदर्शिता, तकनीकी ज्ञान, कौशल, योग्यता, जनसंचार, बहुप्रचार माध्यम, अति विशिष्टीकरण, अंतर्विषयक प्रवृत्तियां, एकीकरण, ज्ञान के नियमित उन्नयन की आवश्यकता आदि पर निवेश की आवश्यकता है। पर्यावरणीय क्षेत्र में पारिस्थितिक सुरक्षा, दीर्घ स्थायी विकास, प्रदूषण नियंत्रण तंत्र, सभी जीवन पद्धतियों के प्रति सम्मान आदि पर निवेश करना होगा। शिक्षा एक अनुत्तेजक अनुभव और लीक पर चलने वाली क्रिया होकर न रह जाए, इसके लिए शिक्षा को गतिशील समाज के प्रति गत्यात्मक रूप से प्रतिक्रिया दिखाना होगा। इसे भूतकाल के विपरीत नए अध्यापकों को नवीन मूल्यों, समर्पण भाव तथा योग्यताओं सहित तैयार करना होगा। शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रियाओं का पुनः समायोजन तथा पुनर्निर्माण करना होगा। समाज में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तनों को समाज के अनुकूल बनाने के लिए शिक्षा को अपने भीतर पर्याप्त लचीलापन लाना होगा। पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में
प्रयुक्त विधियों और पद्धतियों में तेजी से परिवर्तन लाना होगा ताकि वे संगणक, बहुप्रचार माध्यमों, जनसंचार माध्यमों, इंटरनेट तथा वेबसाइट जैसे सूचना प्रौद्योगिकी को समाहित कर सके। ऐसा होने पर ही शिक्षा का प्रभाव अधिक व्यापक तथा दीर्घस्थायी होगा। एक अध्यापक प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर निश्चित रूप से उस अध्यापक से अधिक समर्थ होगा जो प्रभावी परंतु प्रौद्योगिकी जन्य सहारे से रहित हो। यूनेस्को कमीशन रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विदिन में शिक्षा के 4 स्तंभों की बात की गई। यूनेस्को कमीशन रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विदिन में शिक्षा के 4 स्तंभों की बात कही गई है। ये हैं लर्निंग टू डू या कार्य के लिए शिक्षा, लर्निंग टू बी या जीने के लिए शिक्षा, लर्निंग टू लर्न या सीखने के लिए शिक्षा, लर्निंग टू लिव विद अदर्स या दूसरों के साथ जीने के लिए शिक्षा। जहाँ तक शिक्षा के चौथे स्तंभ का प्रश्न है, अर्थात दूसरों के साथ जीने के लिए शिक्षा, इसका तात्पर्य शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिकों का विकास है जो पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे पर निर्भरता के मूल्यों से परिचित हो। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः न तो वो अकेले रहता है और न उसे अकेले रहने की कला सीखने की आवश्यकता है। वास्तव में उसकी सामाजिक प्रकृति स्वयंभू ही समाज के दूसरे सदस्यों के अस्तित्व को स्वीकारती है तथा आपस में अर्थपूर्ण पारस्परिक आदान प्रदान को मान्यता देती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में पारस्परिक समायोजन आवश्यक हो जाता है। नई सहस्त्राब्दी की मांग है कि राष्ट्रों के बीच सार्थक विचारों का विनिमय हो ताकि उनमें अधिक सहकारिता के माध्यम से पारस्परिक विकास संभव हो सके। अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट को ठीक ही नाम दिया है, लर्निंग द ट्रेजर विदिन। वास्तव में सीखना एक खजाना ही है। यह निश्चय ही मानव के लिए बहुमूल्य खजाना है। सीखने से बड़ा या ऊपर और कोई खजाना नहीं है। यदि ज्ञान ही शक्ति है, जैसा फ्रांसिस बेकन ने कहा है, तो सीखना सबसे बड़ा सशक्तिकरण अनुभव है। यदि विचार विश्व में राज करते हैं तो सीखना विचारों के राज्य तक जाने वाला सुनहरा पथ है और विश्व पर राज करने वाला चरम शासक है। सीखना एक उत्तेजक अनुभव होने के कारण बाह्य की अपेक्षा अधिकांशतः एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह विचारधारा स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के शिक्षा पर दिए गए विचारों से मेल खाती है। अर्थात शिक्षा मानव मात्र में पहले से ही उपस्थित दैवी पूर्णता का क्रियान्वयन मात्र है तथा शिक्षा बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम को उजागर कर साकार करने की क्रिया है। शिक्षा न तो जीने का केवल विज्ञान है और न केवल कला, बल्कि ये दोनों हैं। सीखना एक सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध प्रयास है। ये विशेष रूप से नियोजित प्रक्रिया है जो कुछ युक्ति संगत सिद्धांतों का पालन करती है। इसके अतिरिक्त सीखना एक व्यक्तिगत कार्य है जो पर्यावरण के संपर्क में होने वाला एक अद्वितीय अनुभव है। सीखने का आविर्भाव सीखने वाले की आवश्यकता से होता है और इसकी समाप्ति आत्मसंतुष्टि में होती है। सीखने को आत्मसात किया जाता है और जीवन की विभिन्न स्थितियों में व्यावहारिक रूप से उसे प्रयोग में लाया जाता है। ये एक प्रकार से व्यक्तिनिष्ठ होता है, जिसके कारण सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया का रूप कलात्मक हो जाता है। शिक्षा एक साधन भी हो सकता है और साध्य भी। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है और हम जीवन के विभिन्न स्तरों पर जीते हैं, हमारा सामना विविध परिस्थितियों से होता है जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ सीखना जीवन का एक लक्ष्य या साध्य बन जाता है और परिणाम भी। एक साधन के रूप में सीखना हमारे जीवन को लगातार पोषित करता रहता है। जैसे जैसे हम सीखते हैं वैसे वैसे कठिन परिस्थितियों से हम बेहतर तालमेल रखते हुए अपने को तदनुसार समायोजित कर सकते हैं। सीखना हमारे जीवन तथा उसकी गुणवत्ता को लगातार सुधारने में मदद करता है।
सीखना हमें जीवन के सार या अंतिम ध्येय तक पहुंचाता है। सीखना और शिक्षा के बल पर हम अप्राप्य की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार ये जीवन के संदर्भ में एक विज्ञान भी है और कला भी। जिस प्रकार हमारे चारों ओर सभी कुछ परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार विद्यार्थी, विद्यालय, पुस्तकालय, समाज, प्रौद्योगिकी, मूल्य पद्धति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, सत्ताधारी तथा प्रशासन आदि की अभिधारणाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिदृश्य में अध्यापक और उसकी भूमिका स्थिर कैसे रह सकती है? उभरते हुए सार्वभौमिक समाज में अध्यापक की भूमिका को निर्धारित करना आसान कार्य नहीं है। अध्यापक की भूमिका शिक्षा के लक्ष्यों और समाज की प्रमुख विचारधारा द्वारा निश्चित होती है। आधिकारिक सामाजिक पद्धति में एक प्रजातांत्रिक समाज की अपेक्षा अध्यापक की कार्यप्रणाली में सुस्पष्ट रूप से अंतर आ जाता है। अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है, ये देश, काल, परिस्थिति और लोगों के प्रसंग से निर्धारित होता है। आइए अब हम समय के साथ अध्यापक की परिवर्तित होती हुई भूमिका पर एक दृष्टि डालें। प्राचीन काल में अध्यापक की भूमिका आधिकारिक पिता माता के समान व्यक्तिगत, चिंतनशील, परिदृश्य और मार्गदर्शक के रूप में थी। मध्य युग में अध्यापक की भूमिका मताग्रही, कर्मकांडी, अनुशासक, तत्वमीमांसक, अधीक्षक की थी। आधुनिक युग में अध्यापक की भूमिका विश्लेषक, अवैयक्तिक, विचारोत्तेजक, सहचारी, मैत्रीपूर्ण, सहायक, योग्य और विशिष्ट हो गई है। आधुनिकोत्तर उभरते हुए या आज के युग में अध्यापक की भूमिका मीमांसात्मक, सैद्धांतिक, सहभागितापूर्ण, सहयोगिता, कार्य संपादक, श्रेष्ठता, परम विशेषज्ञता, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदी या भावपूर्ण है। 21वीं सदी में होने वाले परिवर्तनों के परिमाण और गति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पद्धति और अध्यापक दोनों के लिए यह अत्यावश्यक हो जाता है कि जहां भी संभव हो परिवर्तन को समझा जाए, तदनुसार समायोजित किया जाए और उसे एक दिशा दी जाए। परिवर्तन के सभी कारकों में अध्यापक की भूमिका ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दायित्वपूर्ण होती है। ये अग्रगामी या परिवर्तन का अग्रदूत माना जाता है। आज के समय की मांग है कि अध्यापक इन भूमिकाओं को निभाए। ये हैं पूर्व सक्रिय भूमिका, प्रबंधात्मक भूमिका, सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व सक्रिय भूमिका की। परिवर्तन की हवा के पहुंचने तक अध्यापक को एक मूक और परोक्ष दृष्टा की स्थिति में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर न तो हम परिवर्तन को रोक पाएंगे और न ही इसे इच्छित दिशा प्रदान कर सकेंगे, बल्कि बुद्धिमत्ता तो इसमें होगी कि अध्यापक यह भली प्रकार समझे कि समाज में परिवर्तन कैसे और क्यों होता है। अध्यापक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सार्थक रूप से सहभागी बनता है। ऐसा कर एक अध्यापक न केवल अपने को क्रियाशील रखता है, अपितु अपने अनुभव में भी वृद्धि करता है। करते हुए सीखना और इस प्रकार प्रगति के पक्ष को भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं प्रबंधात्मक भूमिका की। पारंपरिक दृष्टि से एक अध्यापक का प्रतिरूप और उसकी भूमिका एक अत्यंत श्रद्धावान गुरु या आचार्य की है। वह एक कठोर अनुशासक है तथा तेजी से परिवर्तित होते हुए विश्व और समाज में एक अतिशिक्षित बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। परंपरागत विश्वास कि अध्यापक जन्मजात होते हैं, इस धारणा का स्थान ये धारणा ले रही है कि अध्यापक तैयार किए जाते हैं, क्योंकि भावी समाज की प्रकृति पूर्ण रूप से भिन्न होगी, अतः अध्यापक की भूमिका भी भिन्न होगी। अध्यापक से यह उम्मीद की जाएगी कि वह सीखने के संसाधनों का बहुत अच्छा और दक्ष प्रबंधक होगा। उसकी चारित्रिक भूमिका या अध्यापन योग्यता के बजाय उसके छात्रों को सूचना देने की प्रबंधात्मक कुशलता, छात्रों की सीखने संबंधी आवश्यकताओं की पहचान
और सीखने का आधार सृजित करने की योग्यता धीरे धीरे अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। एक बहुसांस्कृतिक समाज में विविध प्रकृति के छात्र होंगे जो असमान स्तरों, आकांक्षाओं और व्यक्तित्व की रूपरेखा लिए हुए होंगे। अध्यापक के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इन संसाधनों का एक साथ प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि समान स्तर पर संतोष प्राप्त हो। सीखने की प्रक्रिया व्यक्तिगत या व्यक्तिनिष्ठ होती जा रही है। इस कारण यह आवश्यक है कि एक अध्यापक सभी विद्यार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन कर विशिष्ट प्रबंधीय रणनीतियों को अपनाए। अध्यापक आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त संगणकों, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, बहुसामुदायिक संसाधनों आदि का फायदा उठा सकते हैं। बच्चों और समुदाय की मांगों का प्रबंध करने से पहले अध्यापक को चाहिए कि वो स्वयं का प्रबंधन करे। इसे अध्यापक का स्वप्रबंधन भी कहा जा सकता है। सर्वोत्तम श्रेणी का प्रबंधन होने के लिए और अधिकतम निर्गत पाने के लिए आवश्यक है कि एक अध्यापक अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों की युक्ति संगत रूप से योजना बनाए ताकि इनका सार्थक उपयोग हो सके। और आइए अब बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका की। एक अध्यापक चूंकि समाज और संस्कृति विशेष का सच्चा प्रतिनिधि होता है, अतः उसे दोनों के लिए दायित्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। समाज की ऐसी अपेक्षाएं समाज में स्थित रूढ़ियों, अंधविश्वासों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के प्रति अध्यापक को उत्तरदायी बना देती है। एक उभरते हुए अध्यापक को विद्यार्थियों, परिवार के सदस्यों, बच्चों तथा दूसरों के लिए दहेज प्रथा का विरोध कर जातिवाद, प्रजातिवाद, धार्मिक असहिष्णुता, लिंग भेद, दृढ़ता, बाल विवाह, सती प्रथा आदि को न मानकर कर्तव्य का आदर्श प्रतिमान बनना पड़ता है, बल्कि उसे तो इनके विरुद्ध आवाज उठाकर इनके निराकरण में सहायक होना चाहिए। आइए अब कार्यक्रम की खास बातें दोहरा लें। शिक्षा के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोगों को विचार उत्तेजक प्रश्नों पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है, जिनका सामना मानवता को करना पड़ता है तथा जिनको हल करने का प्रयास जारी है। ये प्रश्न संकटपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़े हुए हैं। बदलते परिदृश्य में शिक्षा या सीखने की प्रकृति बदलती रहती है। जब समाज बदलता है तो मनुष्यों की आवश्यकताएं भी बदलती हैं और यह बदलती आवश्यकताएं एक भिन्न प्रकार की शिक्षा की अपेक्षा करती हैं। समय, स्थान और लोगों के साथ साथ शिक्षा में भी परिवर्तन आता है। अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यचर्या, विद्यालय, पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन, जिसे हम अध्यापन विधि भी कह सकते हैं, तथा मूल्यांकन मिलकर शिक्षा के आवश्यक अवयव बनाते हैं। शिक्षा के आवश्यक अवयवों की संरचना, पहुंच, विषय वस्तु, प्रक्रिया और कार्यान्वयन पद्धति में लगातार बदलाव आता रहता है। ऑनलाइन सीखना, संगणक की सहायता से अध्यापन, दूरस्थ शिक्षा, मानव अधिकार शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, मुक्त शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, जीवन पर्यंत शिक्षा, मूल्य शिक्षा, पारिवारिक जीवन शिक्षा, विशेष शिक्षा, समाज का अविद्यालयीकरण, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा तथा प्रायोगिक शिक्षा, शिक्षा के बदलते हुए आयामों के कुछ उदाहरण हैं। 21वीं सदी में उभरते हुए शिक्षा के आयाम हैं सार्वभौमिक, व्यक्तिगत, सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक। शिक्षा के 4 स्तंभ हैं: कार्य के लिए शिक्षा, जीने की शिक्षा, सीखने की शिक्षा तथा दूसरों के साथ जीने की शिक्षा। शिक्षा या सीखना एक भीतरी खजाना है। ये विज्ञान और कला दोनों ही हैं। भगवान के समानांतर वाली अध्यापक की छवि में निदर्शनात्मक विचलन या संपूर्ण परिवर्तन आ गया है। स्वयं विद्यार्थी द्वारा चालित सीखने की प्रक्रिया में उसकी भूमिका आधिकारिक से सहभागित्व में
परिणत हो गई है। अभी आपने सुना ध्वनि कार्यक्रम शिक्षा की नई दिशा। ये कार्यक्रम शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित श्रव्य श्रृंखला उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर S.K. त्यागी। आवाजें थीं विजयकांत और पूर्वा की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन, आलेख, रूपांतरण और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।